गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो विषय रहेगा वीडियो में, वो विषय है बागेश्वरी राग के तान की बात। इससे पिछली वीडियो में बागेश्वरी राग के आलाप आपको अपनी बुद्धि अनुसार आपको समझा चुका हूँ। आज बात है तान की। तो तान के बारे में ये बात जानना जरूरी है कि पहले तो तान होती क्या है। जो अपने +2 के सिलेबस में परिभाषाएं आती हैं, वर्ण, अलंकार, अलंकार, गमक, खटका, ग्राम, मूर्छना आदि इस तरह है। तान कहते किसे हैं ये परिभाषा में लिखनी नहीं है। अगर प्रश्न ये आए कि राग बागेश्वरी की तान लिखिए, 2 तान लिखिए, क्योंकि 2 तान कंपलसरी होती हैं। हम 1 तान लिख के आ जाएंगे तो उसके कोई नंबर नहीं मिल सकते। लेकिन क्वेश्चन में पर ये आता है कि बागेश्वरी राग की 2 तान लिखिए, तो आपको तान लिखिए तो आपको 2 तान लिखनी पड़ेंगी। आलाप लिखे तो 2 आलाप लिखने ही पड़ेंगे, तभी वो पूरी तान मानी जाती है। तो तान क्या है? तान शब्द तन धातु से बना है, आपको अच्छी तरह पता है। इसका आविष्कार तान रस का थे। अब बात मैं करता हूँ तान और आलाप में अंतर क्या होता है। आलाप में स्वरों को बड़ी स्लो स्पीड से गाया जाता है, स्पीड भी स्लो होती है और स्वरों का भी विस्तार कर दिया जाता है। और तान में इससे ठीक उल्टा काम है। इसमें स्वरों को बड़ी द्रुत गति से गाया जाता है और उनका विस्तार बिल्कुल नहीं किया जाता। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास 1 2 ये मात्रा है और इसमें हमने लिखा धा और धिन। ये मैं 3 ताल के 2 बोल लिखे, मैंने ताल के बोल लिखे हैं, 2 मात्राओं में धा धिन। अब हमें इसका दुगुन बनाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, एक मात्रा के नीचे जो दोनों बोल आते हैं उन दोनों बोलों को एक साथ कर देते हैं अर्धचंद्र के चिन्ह से। इसका चिन्ह का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना समय एक बोलने में लगा उतना ही समय इन दोनों को बोलने में लगाना है। अर्थात जो समय पहली और दूसरी मात्रा बोलने में लग रहा था, वही समय एक में दोनों शब्द बोलने होंगे एक साथ। उतना ही समय लेना है जितना हम इन 2 मात्राओं में समय लेते। धा धिन। अब इसको ऐसे बोल जाए धा धिन। अब इसमें जो समय लग रहा है, इसमें जो मैंने धा बोला उतना ही समय इस धी को इसके साथ कर देना है। मतलब एक मात्रा में 2 मात्राओं का समय लेना तान बन जाता है। और तान के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जबकि आलाप के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। अब आलाप में तो क्या होता है? आलाप में तो एक मात्रा में जो समय लग रहा है उसको आगे वाली मात्रा तक ले जाओ। जैसे हम लिखते नहीं है गै में, आपने कई बार लिखा और फिर यहाँ पे हम डैश लगाते हैं और यहाँ पे कोई ई स्वर है और यहाँ पे ये अवग्रह लगाते हैं। कोई स्वर बोलते वक्त, गीत के बोल बोलते वक्त उसको अगर बढ़ाया जाए, आलाप में लंबा किया जाता है, खींचा आलाप में, तो ये प्रयोग किया जाता है। और स्वर के मैटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कोई गाने के जो बोल होते हैं उनको भी अगर द्रुत गति से बोला जाए तो वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी तान बन जाते हैं। तान से ही तराना बना हुआ है। तराने में द्रुत गति का काम होता है और तान में द्रुत गति का काम होता है। तो बात यह है कि तान होती क्या है? तान में स्वरों को बड़ी द्रुत गति से बोला जाता है और लिखने के लिए 2 स्वरों को एक साथ करके नीचे अर्धचंद्र लगाया जाता है, वो तान बन जाती है। और आलाप तान में एक अंतर और विशेष क्या है? आलाप का प्रयोग हमेशा गीत के शुरू में और बीच में किया जाता है, ऐसा शास्त्रीय नियमों में लिखा हुआ है। लेकिन जब आजकल के समय की बात करते हैं तो आजकल के समय की बातें कुछ और है। लेकिन अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बातें वो यही है कि आलाप का प्रयोग गीत के शुरू में और गीत के मध्य में किया जाता है, बीच में किया जाता है। और तान का बिल्कुल उल्टा है। तान का प्रयोग गीत के अंत में किया जाता है। जब गीत समाप्त कर दिया जाता है तो इसकी स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे 2 गुण 3 गुण 4 गुण 6 गुण और 8 गुना तक इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। ऐसा तराना में किया जाता है। तो तान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गीत के आखिर में किया जाता है। ये हमें पता भी होना चाहिए। अब तान के लिए मैंने बताया था, आज राग बागेश्वरी की तान की बात करता हूँ। कोई भी तान क्या होता है? कोई भी तान हो या आलाप हो, धैनी, ये स्वर मंद्र सप्तक के होनी चाहिए। कोई भी आलाप तान ज्यादातर अधिकतर जो अपने सिलेबस में राग दे रखे हैं, 4 राग, शुद्ध सारंग राग को छोड़ करके नियम होता है पैधैनी से कोई 2 स्वर ले जाते हैं और समाप्त किया जाएगा सा पे। मध्य सप्तक के सा पे समाप्त किया जाएगा और मंद्र सप्तक के सा से कोई तान आलाप शुरू की जाती है। जैसे ये मेरे पास हारमोनियम समझ लीजिए, ये पहली वाली मंद्र सप्तक है, यहाँ से
यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ तक ये मंद्र सप्तक, फिर ये मध्य सप्तक, ये तार सप्तक। यहाँ से बजाते बजाते यूँ जाएंगे और तो इस तरह आवाज़ क्या होती है, पतली होती जाएगी और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तार सप्तक में पहुँच जाएंगे मध्य सप्तक को क्रॉस करते हुए। यहाँ से चले कहाँ से, मंद्र सप्तक से। इसलिए कोई भी आलाप और तान मंद्र सप्तक से शुरू किया जाता है और मध्य सप्तक में समाप्त किया जाता है। स्वरों के प्रयोग के लिए अपने सिलेबस में बागेश्वरी, मालकोस, भैरव, इन तीनों रागों के लिए एक समान सा पैटर्न है कि धैनी से स्टार्ट किया जाएगा और समाप्त कहाँ करना पड़ेगा, सा पे इसको समाप्त किया जाएगा, धैनी सा। अब बीच में स्वर कौन कौन से पढ़ेंगे, अब ये आलाप बनाना है, हमें तान बनानी है, तो धैनी का प्रयोग करेंगे। साथ में इस राग का ध्यान रखिए, इस राग में ग और नी जो होते हैं वो कोमल प्रयोग किया जाता है। तो इसकी तान पहले नंबर, एक नंबर जो तान बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें बनाएंगे ध नी, दोनों को एक साथ लिख लीजिए और नी को कोमल कीजिए और साथ में इनको बिंदु लगाइए, ये बनेगा धैनी, धैनी सा सा, इन दोनों को कवर कीजिए। फिर दोबारा धैनी लिखिए, ध एच टी लिख दीजिए, इसको कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, धैनी और ये बिंदु लगाइए, धैनी, ये पेयर फिर दोबारा रिपीट करना है, धैनी सा सा, धैनी सा सा, धैनी सा सा, धैनी सा सा, दो बार हो गई ये तान। इसमें और आगे मैंने बताया था कि अपने तीनों रागों में, मालकोस, भैरव, बागेश्वर में धैनी सा सा, धैनी सा सा, ग में दो बार ही आते हैं, मतलब कितने पेयर हो जाते हैं, धैनी सा सा, फिर आएगा ग में। अब ग को ग और मैं, इसमें ग को कोमल करना पड़ेगा तभी बागेश्वरी बनेगा। इतना सभी में है, धैनी सा सा, धैनी सा सा, ग में। अब हमें पेयर कितने बनाने हैं, ये पेयर बनाने हैं 8 पेयर। 8 पेयर क्यों बनाने हैं, एक तरह से जैसे हम कोई तिलवाड़ा ताल है, उसमें तिलवाड़ा ताल में 16 मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है, दिन दिन दागे त्रिकट तुना, उसमें तिलवाड़ा ताल में धा दिन, तिलवाड़ा ताल में जो 16 मात्राएं होती है, उन 16 मात्राओं को एनी आउट कोई बात नहीं, 16 मात्राएं होती है, उन 16 मात्राएं जब हम दुगुण बढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, दुगुण मात्रा जो 16 मात्राओं की ताल थी वो 8 मात्रा पे पूरी समाप्त हो जाती है, 8 मात्राओं पे समाप्त हो जाती है वो ताल। तो इसी तरह इसमें जो स्वर प्रयोग किए जाएंगे वो 8 मात्राओं तक जो स्वरों की संख्या होगी वो 16 होगी, लेकिन हम उन 16 स्वरों से क्या कर रहे हैं, हम उसकी तान बना रहे हैं, तो एक मात्रा के नीचे 2 स्वर हो गए, इसलिए इसमें 8 पेयर बनाने पड़ेंगे, धैनी सा सा, धैनी सा सा, ग में ग रे और सा। ये कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमें कितने पेयर हो गए, 8 पेयर हो गए। ठीक है, अब ये एक तान बनी और फिर इसके बाद दूसरी तान बनाएंगे सॉरी, इसमें इतना ही नहीं बातों का ध्यान रखना है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 पेयर सभी रागों में एसटीज प्रयोग हो रहे हैं। मालकोस में भी ऐसा आएगा, धैनी सा सा, धैनी सा सा, ग में यहाँ तक, और भैरव में भी धैनी सा सा, धैनी सा सा, ग में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। बागेश्वरी में ऐसा है, धैनी सा सा, धैनी सा सा, ग में, यहाँ तक आ रहा, बीच में लास्ट वाला सा हो रहा है। हमें 1 2 3 बीच के 3 स्वर याद करने हैं, बागेश्वरी में ग सा, और उसमें भैरव में रे सा सा। इस तरह मालकोस में भी रे और पे होता ही नहीं, इसमें रे की बजाय गैसा प्रयोग किया जाएगा। तो हमें इतना तो सारा सभी में एक समान मिल रहा है, सभी में एक समान मिलेगा। और नीचे वाले मैंने भैरव में तो बता दिया था, बागेश्वरी के आलाप में बताया था, आप उसमें पकड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पकड़ में भी 16 स्वर ही प्रयोग होता है। डैश का मतलब वो स्वर का लंबा टाइम तक उस स्वर को बोलना, ये होता है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या बनेगा, इसके दूसरे पार्ट्स में आप राग बागेश्वरी को चाहें, इसमें क्या आएगा, ग में, ग को कोमल कीजिए, ग में ध, ग में ध। इसमें भी अपने को पेड़ कितने बनाने पड़ेंगे, जितने पेड़ यहाँ पे हमने दे रखे हैं, इसमें भी इतने पेड़ बनेंगे जितने यहाँ पे दे रखे हैं। 8 पेड़ बनाने पर 16 मात्राएं बनेंगी। इसमें ग में ध में ये बनेगा, ग में ध में, इसी को फिर उठा के फिर रख देंगे, जितने ग में ध में, फिर ग में
और ध में। ये इसमें भी एच डी जाएगा, ग में, ध में, ग में, ध में। फिर इसमें 2 बार ग में, फिर ग में, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो और समाप्त करना है अपने को, इसी रेशा पे समाप्त कर देना है। तो बीच में आप एच डी डाल सकते हैं, इसको ग ग रेशा, ये वाला पार्ट इसमें एच डी आ जाएगा। ग में, ध में, ग में, ध में, इसमें धैनी सा, धैनी सा, क्योंकि इसमें बार बार ग में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, पूरी तान में टोटल पेयर हम कितने बनाए? 16। 16 में से 6 बार तो ग में का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसी हिसाब से धैनी सा, ग में, यहाँ तक सभी रागों में एक समान है। बागेश्वर राग में आलाप में क्या, तान में क्या चेंज हो रहा है? ग ग रेशा। और यहाँ पे ग ग रेशा, इसको एच टी उतार देना है। और इसमें क्या करना है? ग में, ध में, ग में, ध में, ग में, ग में, फिर दोबारा रिपीट करके ये एच टी जा। इस तरह ये पूरी तान बन गई है। इसको बार बार बोल के ध्यान करेंगे और जरा समझ के याद कर लेंगे तो परेशानी नहीं होगी। और तीनों रागों की आलाप तान एक साथ लिख लिख करके प्रैक्टिस की जाए तो जो कन्फ्यूजन होता है बिल्कुल दूर हो जाएगा और उनका अंतर पता लग जाएगा कि इसमें ये अंतर होता है, इसमें ये अंतर, ये समानता है। आपको समानताएं पता लग जाएंगी। अपने जो 3 राग हैं भैरव, मार्कोस, उनमें ये समानता सभी में एक समान है। लेकिन फर्क किस बात का है? आपको एच टी नहीं लिखना है। बागेश्वरी है तो ग कोमल होगा, भैरव है तो सिर्फ ध और रे कोमल किया जाएगा। मालकोस है तो मालकोस में रे और पै प्रयोग नहीं होते। रे और पै तो वैसे भी आपके किसी भी इसमें तान इसमें नहीं है। तो रे मालकोस में रे और पै प्रयोग नहीं होता है। उसमें सारा ही ग में, धैनी सा, इन्हीं का गेम है सारा के सारा, और कुछ नहीं। 500 स्वरों का है, क्योंकि इसकी जाति ओडव ओडव होती है। और भैरव, बागेश्वरी, मालकोस, 3 रागों में पहला जो तान है सभी में एक समान है, धैनी सा, ग में। उसके बाद ये स्वर चेंज हुए हैं। तो मैंने क्या बताया था? कोई भी आलाप तान पै ध नी सा, अपने जो सिलेबस के राग उनमें से पै ध नी सा मंद्र सप्तक के ही होनी चाहिए। अगर आप ये चिन्ह नहीं लगाते हैं तो चेक करने वाले को हक है कि वो इसको गलत करार दे। और इसको मंद्र सप्तक से शुरू होकर के कहाँ समाप्त किया जाता है? मध्य सप्तक से, मध्य सप्तक के सा पर समाप्त किया जाता है। अगर आप चाहो तो इसमें बीच में है अपनी स्वर लिपि के जो स्वर होते हैं, जिनमें फ्लो होता है राग का, राग को पहचाना जा सकता है जिन स्वरों के माध्यम से, तो जिस जो राग का अंग होता है, जिससे राग प्रकट होता है, जिससे राग पहचाना जाए, वो स्वरों का प्रयोग भी, उन स्वरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन समाप्त करना पड़ेगा साथ में, मंदिर सप्तक से शुरू करके। और हमें कोई भी आलाप तान कहाँ समाप्त करना है? सा पे समाप्त करना है। आलाप में 8 स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं, आलाप में 7 स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। 7 का कैसे आलाप में? क्योंकि उसमें कहीं जगह डबल डैश भी लगा सकते हैं। लेकिन तान में ऐसा नहीं हो सकता। तान में तो क्या है कि डबल लिखना है, जैसे गए में तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा आपको। तो तान को समझ गए ना? किसी भी जो मात्रा का समय होता है, एक मात्रा के नीचे 2 मात्राओं के बोल लिखे जाते हैं। एक मात्रा के नीचे 2 मात्राओं के बोल लिखे जाते हैं। दुगुण बनाना होता है स्वरों का, उसमें हम ताल की दुगुण बनाते हैं, इसमें स्वरों की दुगुण बनाई जाती है। ताल की दुगुण बनाते हैं तब भी नीचे अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि जो टाइम 2 मात्राओं में लगता है वो टाइम 1 मात्रा के नीचे ही लगाना है। इस 1 मात्रा के नीचे ही 2 स्वरों के बोल आ जाएंगे। जैसे मैं पे, मैं पे आता है भैरव, मैं पे ध पे ग में रेशा, मैं पे ये, और फिर अगली मात्रा पे होता है ध पे, ये लिख के, और फिर हम उसके नीचे ये अर्धचंद्र का चिन्ह लगाते हैं, जो प्रूव करता है कि इसमें 2 स्वरों को उतना समय देना है जितना 1 मात्रा में समय लगता है। तान बन जाएगी। और अगर यही अकेला ही मैं स्वर यहां पर भी लिखे और यहां डैश लगा दे,
तो इसका मतलब होता है अकेला मैं, इन दो मात्राओं का समय अकेले मैं को मिल रहा है, इन दोनों मात्राओं का समय अकेले मैं को दिया जा रहा है। ये इसमें क्या बन रहा है, दो मात्राओं इसमें आलाप बन रहा है और एक के नीचे ही दो स्वर कवर किए जा रहे हैं, तो फिर समझिए कि वो बन गई तान। जैसे मैं पे, तान का मतलब इन स्वरों को बड़ी जल्दी से द्रुत गति से बोलना है। ये है अपनी तान का विषय। पिछले वीडियो की को भी आप बड़े ध्यान से देखिए। बागेश्वर राग के आलाप भी तैयार कीजिए, भैरव राग के आलाप तान भी तैयार कीजिए। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब जो बड़ा ही थोड़ा सा परेशानी वाला समय चल रहा है, तो आपको घर में रहकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। स्कूल जब लगेंगे तब हम अपने आप और हम मिलकर इस काम को संभालेंगे, लेकिन तब तक आपकी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि आप ईमानदारी से कितना काम करते हैं। और आप, मुझे पता है, बेईमान नहीं है। कम से कम ये काम क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ही काम आने वाला है, इसलिए जो काम हमारी ज़िंदगी संवारे हम उसके साथ बेईमानी करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी संवर नहीं सकती। इसलिए अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी बरतें। धन्यवाद।